नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। मकर संक्रांति पर महाकुंभ का आज पहला अमृत स्नान, श्रद्धालुओं का आंकड़ा पहुंचा 2.5 करोड़ के पार। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी सबको बधाई। आईएमडी के 150वें स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने की मिशन मौसम की शुरुआत। कहा, इससे विज्ञान में बढ़ेगी रुचि। आईएमडी को बताया भारत की वैज्ञानिक यात्रा का प्रतीक। दिल्ली चुनाव से पहले केजरीवाल की बड़ी बेचैनी, अब बीजेपी पर लगाया सोने की चेन बांटने का आरोप। बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा को चुनाव आयोग से मिली राहत। दिल्ली में भी तेज हुई दही चूड़ा पॉलिटिक्स। राहुल गांधी ने रठाला में पूर्वांचलियों के साथ मनाई मकर संक्रांति, महिलाओं से बातचीत कर जाना उनका हालचाल। बाढ़ लगा रहे भारत को आंख दिखा रहा था बांग्लादेश, तो भड़क गए बॉर्डर पर रहने वाले भारतीय लोग। वंदे मातरम और जय श्री राम का नारा लगाने का वीडियो आया सामने। सबसे पहली खबर में बात महाकुंभ की। महाकुंभ में मकर संक्रांति पर अमृत स्नान की भव्य शुरुआत हुई है। अमृत स्नान के लिए सीएम योगी ने सबको बधाई दी। महाकुंभ में पहले शाही स्नान पर प्रयागराज में आस्था का सैलाब उमड़ा। संतों का हुजूम और मंत्रों का शोर चारों दिशाओं में गूंज उठा। इस मौके पर सभी 13 अखाड़ों के संतों ने डुबकी लगाई। सभी अखाड़ों को 40-40 मिनट का समय दिया गया। संगम में 3 बजे तक स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 2.5 करोड़ तक पहुंच गई और यह संख्या बढ़ती ही जा रही है। वहीं महाकुंभ के शुभारंभ के साथ ही पुलिस की सतर्कता और बढ़ गई है। सेक्टर 4 में बने थाने में सटे हुए कैंपस में वॉच टावर बना हुआ है। वॉच टावर पर 24/7 ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मी पूरी तरह से मुस्तैद है, जो कैमरे और वॉकी टॉकी के साथ 3 घंटे की स्टैंडिंग ड्यूटी भी कर रहे हैं। सर, आज ही तो आंकड़ा 2.5 करोड़ के पार पहुंच गया है। देखिए, ये आंकड़ा तो बढ़ेगा और हिंदुओं को जिस तरीके से आस्था है वही दिखा रहा है कि कैसे हिंदू उमड़ उमड़ कर आ रहे हैं स्नान करने के लिए, यहाँ संगम में डुबकी लगाने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या उन लोगों की है जो कि इस कुंभ के आयोजन को विफल करने की कोशिश करते हैं। जो ये सेकुलर जमात है हिंदुस्तान की राजनीति का, उन लोगों को तो एक बार जाना चाहिए राहुल गांधी को, अखिलेश यादव को जाना चाहिए। वहां दिखना चाहिए कि इन लोगों ने जो अपने अंदर सनातन को लेकर एक घृणा भर के रखा है, वो वहां जाने के बाद शांत होता है कि नहीं। क्योंकि ये कुंभ के ये संगम की डुबकी में ये डूब कर विपक्ष तबाह होने वाला है। जिस तरीके से हर हिंदू सनातन पर्व त्योहारों का, आयोजनों का ये लोग विरोध करता है और कॉन्स्पिरेसी ऐसी कि इनडायरेक्ट तौर पर चलता है, सीधे तौर पर ये टकराने की जरूरत, हिम्मत इन लोगों के अंदर नहीं है। तो अलग अलग तरीके अपनाते हैं इस आयोजन को विफल करने के लिए। लेकिन सारे इनके साजिश जितनी भी इन लोगों ने की, चाहे अखिलेश यादव ने बार बार तंज कसा, इंतजाम को लेकर तंज कसा, भ्रमित करने की लोगों की कोशिश की गई, यहां तक कि वायरस की बात करके लोगों को डराने की कोशिश की गई। लेकिन जैन सैलाब कभी भी कम नहीं हुआ। पहले दिन 1,65,00,000 से ज्यादा लोग, दूसरे दिन ये आंकड़ा 3 करोड़ से ज्यादा, यानी 3 बजे तक जब 2.5 करोड़ की बात की जा रही है तो इसका मतलब है 3 करोड़ से ज्यादा का आंकड़ा है। तो ये जो महाकुंभ है, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने इतने बड़े आयोजन को सफल बनाया, सुरक्षित रखा है, अब तक जो स्थितियां हैं उससे तो इन लोगों को अब खुद से सोचना चाहिए कि प्रशासनिक क्षमता हो या फिर जिस तरीके से हिंदुओं को जागृत करने की क्षमता इन नेताओं में डेवलप हुई है, जिसमें योगी आदित्यनाथ पहले पायदान पर दिख रहे हैं, उनसे इन लोगों को आगे के राजनीतिक भविष्य के लिए चिंता हो गई है कि आगे
मोदी के बाद अगर योगी आ गए तो फिर तो इनका कैरियर खत्म होकर रह जाएगा। जी, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी के 150वें स्थापना दिवस पर मिशन मौसम की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि आईएमडी भारत की वैज्ञानिक यात्रा का प्रतीक है, क्योंकि इसने 150 वर्षों तक करोड़ों भारतीयों की सेवा की है। पीएम मोदी ने घोषणा की कि आईएमडी की उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए एक डाक टिकट और एक विशेष सिक्का भी जारी किया गया है। इस दौरान उन्होंने आईएमडी के विकास, उसके महत्व और चुनौतियों के बारे में भी बात की। पीएम ने कहा कि आज मौसम से जुड़ी सारी अपडेट व्हाट्सएप पर मिल जाती है। पिछले 10 सालों में कई साइक्लोन आए, लेकिन हमने जनहानि को 0 या सबसे कम करके दिखाया। पिछली सरकारों में जब ऐसी प्राकृतिक आपदाओं में हजारों जाने जाती थी तो उसे नियति कहकर टाल दिया जाता था। मिशन मौसम की शुरुआत तो कर दी है, लेकिन विपक्ष पे निशाना भी साध दिया है। देखिए, विपक्ष क्या है, पीएम मोदी इतनी बड़ी बात कर रहे हैं और उस समय जयराम रमेश क्या कह रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार मणिपुर में है। मणिपुर का मुद्दा इनके जेहन से खत्म नहीं हो रहा, क्योंकि मणिपुर में साजिश कांग्रेस की है और बात क्रिश्चियनों की है और इधर कुंभ की तैयारी चल रही है। तो इनको मुद्दे को डाइवर्ट करना है और अपना कर्ज अदा करना है। जो क्रिश्चियन कंट्री के साथ इन लोगों के संबंध अपने कांग्रेसियों के हैं, जो सोरोस के पैसे खा कर ये मोटे हो गए हैं, इन लोगों को किसी न किसी तरीके से पीएम मोदी को हर मौके पर टारगेट करना है। लेकिन जो 2014 के बाद हुआ है अब तक, क्या कांग्रेस ने इतने दशकों तक वो काम किया जो अभी पीएम मोदी कर रहे हैं? ये मौसम विभाग की सिर्फ बात नहीं है, जितनी संवैधानिक संस्थानें, जितने दूसरे वैज्ञानिक संस्थानें जो साइंस के डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है, चाहे इसरो की ही बात कीजिए, जितने वैज्ञानिक हैं इन जगहों पर काम करने वाले, सबको गर्व की अनुभूति होती है और आज उनकी पहचान लोगों के बीच भी है। जो स्थितियां पैदा हुई है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही उन लोगों से मुलाकात करते हैं, उन संस्थानों की बात करते हैं, उनके अचीवमेंट के बारे में लोगों को बताते हैं, तो लोग भी उनसे कनेक्ट हो रहे हैं। नहीं तो हो क्या रहा था, हिंदुस्तान में फर्जी सेलिब्रिटी पैदा हो रहे थे। उन लोगों को ऊपर उठाया जाता था जिनका एक विशेष क्षेत्र में, ज्यादातर मनोरंजन और राजनीति, समाज सेवा की तो बात छोड़ दीजिए, साइंस की बात छोड़ दीजिए, इन जगहों पर वो लोग जो सालों साल से काम कर रहे थे, जिनके इतने बड़े बड़े अचीवमेंट थे, उन लोगों को भी सम्मानित नहीं किया गया। अगर एपीजे अब्दुल कलाम की बात ही करें तो वो भी भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार के समय ही सबसे बड़ा सम्मान उनको मिला। लेकिन इन लोगों ने अब तक जो वैज्ञानिकों को इग्नोर किया, उसके कारण हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रभावित हुआ। लोग डिमोरलाइज रहते थे, बड़े बड़े वैज्ञानिक डिमोरलाइज रहते थे। प्रधानमंत्री के पास या कैबिनेट के पास अगर कोई नोट भेजना है, कोई डिमांड करना है, तो सीधे रिजेक्ट कर दिया जाता था। आज स्थिति यह है कि पीएम मोदी सब कुछ खुद ऑब्जर्व करते हैं। पीएमओ में उन लोगों के लिए बनाया गया है सेगमेंट कि इन जगहों से जो रिक्वायरमेंट आता है, डिमांड आता है, उसको ध्यान रखो, और खुद उनके सामने ब्रीफ किया जाता है। आज इसीलिए वो हर संस्थानों, संगठनों को इतना सम्मान दे रहे हैं, हर ग्रुप को, वर्ग को सम्मान दे रहे हैं, जिससे ये विपक्ष पूरी तरह से झुंझलाया हुआ है और हर समय टारगेट करने की कोशिश करता है। जी, इस खबर में बात केजरीवाल की। दिल्ली में मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, राजनीतिक पार्टियों के बीच जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर फिर से निशाना साधा है और इस बार उस पर सोने की चैन बांटने का आरोप लगा दिया है। साथ ही कहा कि यह साबित होता जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत से स्थिर सरकार बनने जा रही है। गाली गलौज पार्टी के पास कोई विजन ही नहीं है। केजरीवाल ने कहा कि पैसे और कंबल बांटने वाले लोग देशद्रोही हैं, उन्हें वोट मत दीजिएगा। अगर कोई आप उम्मीदवार पैसे बांटता है तो आप उन्हें भी वोट मत दीजिए। वहीं बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा को चुनाव आयोग से बड़ी राहत मिली है। आम आदमी पार्टी ने उनके खिलाफ जो आरोप लगाए थे उसमें चुनाव आयोग को सच्चाई नहीं मिली है। प्रवेश वर्मा पर वोटरों को पैसे बांटने का आरोप लगाया गया था। पैसे बांटने के आरोप में तो मूंगी खानी पड़ी, अब फिर से आरोप लगा रहे हैं केजरीवाल। देखिए अरविंद केजरीवाल, ये पता नहीं किस आधार पर लोग अब तक इसे बर्दाश्त कर रहे हैं। दिल्ली की जनता के ऊपर एक सवाल तो खड़ा होता है, क्योंकि यही अरविंद केजरीवाल है जो बार बार कहता था
कि जो पैसे दे रहे हैं उससे पैसे ले लो और उसके बाद वोट आम आदमी पार्टी को दो। ये कह रहा है कि पैसे बांटने वाले को वोट ना दो, चाहे आम आदमी पार्टी के लोग ही क्यों ना हो। तो अब पहले तो आम आदमी पार्टी को ही वोट नहीं देना चाहिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से पैसे बांटे हैं, पैसे यानी कैश में बांटो या इनडायरेक्टली बांटो या फ्रीबीज के आधार पर बांटो। आप भी तो पैसे बांटकर राजनीति कर रहे हो। जो ये मुफ्त की बिजली की बात कर रहे हो उसमें जो पैसे दे रहे हो, अब तक 10 सालों में दिल्ली सरकार का 30,000 करोड़ से ज्यादा पैसा बांटा जा चुका है। उससे आपको समस्या नहीं है। और इससे पहले जब आप चुनावों में पैसे बांट बांट कर वोट लिया करते थे, उससे समस्या नहीं थी। उस समय आपके रंगत अलग थे, आज रंगत अलग है। क्यों? क्योंकि विश्वास डोल गया है। अरविंद केजरीवाल ये समझने लगा है कि एक छोटी सी चूक हमें खत्म कर देगी दिल्ली की राजनीति से। ये व्यक्ति जो उस समय कहता था सब पैसे ले लो और वोट तो आम आदमी पार्टी को दो, आज ये कह रहा है जो पैसे दे रहे हैं उसके खिलाफ कंप्लेन लेके जा रहे हैं। पैसे का कंप्लेन, कंबल बांटने का, चादर बांटने का या फिर कुछ और बांटने का। अब सोने की चैन की बात करने लगा। ये फर्जी व्यक्ति एक भी सोने की चैन किसी व्यक्ति को बांटते हुए इसने देखा या इसके पास कोई सबूत है? अपने मनगढ़ंत सबूत दे दोगे। लेकिन कंबल बांटने की जहां तक बात है, परवेश साहब सिंह वर्मा ये बार बार कहते हैं, या फिर कई नेता, कई संगठन, कई एनजीओ जिसके साथ अरविंद केजरीवाल का संबंध बताया जा रहा है, वो इसके लिए बांटेगा। झुग्गी झोपड़ियों में जाकर कंबल बांटेगा, चादर बांटेगा, उन जगहों पर जाकर इसके नाम पर पैसे देगा, तो कोई समस्या नहीं। लेकिन जो हर समय, हर सर्दी के मौसम में जो कंबल बांटने जाते हैं, उन लोगों पर सवाल उठा रहा है कि चुनाव के समय क्यों? तो चुनाव के समय ठंड कम हो गई, चुनाव के समय दिल्ली के आश्रय बंद कर दिए गए, जो रात में रुकने के लिए जगह बनाई गई थी, नाइट शेल्टर, वो सब बंद कर दिए गए। क्या सरकार की स्कीम खत्म हो गई? क्या अलाव नहीं जलाए जा रहे हैं? सारी व्यवस्थाएं वैसी ही है जैसे पहले होती थी। तो अब तुम्हें चिढ़ इस बात से हो रही है कि परवेश साहब सिंह वर्मा नई दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं और लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में जो 6,000 से ज्यादा स्लम कॉलोनियों में रहने वाले परिवार हैं, उन लोगों के बीच भी उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है। केजरीवाल को भगाया जा रहा है वहां से। अब ये बहाना ढूंढ रहा है कि हो सकता है कुछ मौका मिल जाए कि अगर हार जाएं तो बताएं ईवीएम तो नहीं, ईवीएम के साथ साथ ये बताएं कि पैसे से चुनाव जीता। और अगर मौका मिले कि चुनाव आयोग और प्रवेश वर्मा के साठगांठ की बात करके वहीं से भाग जाएं, कोई और सुरक्षित से ढूंढें। ये अरविंद केजरीवाल की कुत्सित मानसिकता को दिखाता है और इसके साथ ये दिखाता है कि वो इस चुनाव में कितना डरा हुआ है। जी। और अब बात राहुल गांधी की। आज देश भर में मकर संक्रांति का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, लेकिन दिल्ली से लेकर बिहार तक दही चूड़ा के राजनीतिक रंग भी देखने को मिल रहे हैं। राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव का माहौल गरमाया हुआ है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी की नजर पूर्वांचलियों के वोट पर है। वहीं इस रेस में कांग्रेस पार्टी भी पीछे नहीं रहना चाहती। लिहाजा राहुल गांधी आज के दिन दिल्ली के रठाला पहुंचे और दही चूड़े का भी आनंद लिया। रठाला में राहुल गांधी ने मकर संक्रांति समारोह में पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया। बच्चों और महिलाओं के साथ त्योहार भी मनाया। राहुल गांधी ने यहां पूर्वांचल के लोगों से उनकी समस्याओं को लेकर बातचीत की, साथ ही दही चूड़ा भोज में शामिल हुए। बता दें कि कल ही राहुल गांधी ने पूर्वी दिल्ली के सिलमपुर में जनसभा को संबोधित किया था। यहां से उन्होंने बीजेपी और आप पर हमले कर चुनावी प्रचार का आगाज किया। जिस तरीके से मकर संक्रांति दिख रहे हैं मनाते हुए राहुल गांधी, क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, मैसेज तो एक ही है कि राहुल गांधी को बदल दिया गया। थोड़े परिवर्तन तो हुए हैं और ये इनकार नहीं किया जा सकता कि मोदी इफेक्ट है ये। राहुल गांधी या कांग्रेस की पूरी टीम को ये सोचना चाहिए कि ये जो इफ्तार पार्टियां किया करते थे, आज दही चूड़ा का भोज करवा रहे हैं। आज पूर्वांचलियों के साथ बैठकर दही चूड़ा खा रहे हैं। राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी को तो दही चूड़ा, दाल चावल ये सब समझ नहीं आता, पता ही नहीं चलता। इनका स्वाद इनको पसंद नहीं है, लेकिन राजनीतिक स्वाद तो चाहिए। क्योंकि अब तक जितनी जगह पर राहुल गांधी के खाने पीने को लेकर चर्चा हुई, उतनी जगह पर देखिए
कभी ये मछली खाते दिखेंगे, चाहे सावन मास हो, चाहे पूजा पाठ के समय हो, उस समय भी मछली खाते दिखेंगे, मटन पार्टी करते दिखेंगे, होटल में जाएंगे तो पिज्जा बर्गर खाते दिखेंगे, नूडल्स खाते दिखेंगे, हाँ आइसक्रीम खाते दिखेंगे। इनका तो सोच हिंदुस्तानी है नहीं, लेकिन पीएम मोदी ने हिंदुस्तानी सोच डेवलप करने पर मजबूर कर दिया, चाहे राजनीतिक मजबूरी ही क्यों ना हो। आज दही चूड़ा खाते दिख रहे हैं पूर्वांचलियों के साथ। खैर, दिल्ली में चुनाव है, राजनीति करनी है, और राहुल गांधी की बुद्धि अगर खुली है थोड़ी बहुत, जैसे रैली में गए और रैली करने के लिए उनको वो जगह बताया गया कि भाई ऐसी जगह पर जाएं जहां कांग्रेस को कुछ फायदा हो सके, वहां गए भी। हालांकि कंफ्यूजन अभी भी है, इसलिए भाषण में कमजोरी दिखी। केजरीवाल पर वो आक्रामक अंदाज नहीं दिखा राहुल गांधी का, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन जाते जाते कुछ समय लगता है। लेकिन ये है कि ये कंफ्यूजन जाते जाते 20 दिन का समय न लग जाए, ताकि तब तक दिल्ली का चुनाव खत्म हो जाए। अभी राहुल गांधी 2 दिनों में थोड़े से एक्टिव हुए हैं दिल्ली की राजनीति में। अगर ये 10-15 दिन और इसी तरह से एक्टिव रह जाए, गांधी नेहरू परिवार एक्टिव रह जाए, तो ये लगेगा कि चलो राहुल गांधी के ऊपर महाराष्ट्र और हरियाणा में हार का भी असर हुआ है, जम्मू कश्मीर में भी हार का असर हुआ है। लेकिन ये देखने की जरूरत है, अभी समय है तो इंतजार करना पड़ेगा कि ये वियतनाम से लेकर चीन, यूरोप दौरे से आए हैं, 14 दिन के बाद लापता थे, और अचानक से आने के बाद 2 ही दिन 3 दिन तक इस मोड में रहते हैं, या आगे भी चुनावी मोड में ये दिखाई पड़ते हैं। जी, आखिरी खबर में बात बांग्लादेश की। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से ही भारत विरोधी गतिविधियां तेज हो गई है। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा पर बाड़ लगाने को लेकर विवाद हो रहा है। इस बीच भारत और बांग्लादेश की सीमा पर वंदे मातरम और जय श्री राम का नारा लगाने का वीडियो सामने आया। वहीं भारत ने कल ही बांग्लादेश के कार्यवाहक उच्चायुक्त मोहम्मद नूरुल इस्लाम को भारत बांग्लादेश से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए तलब किया था। बता दें कि भारत की ओर से पिछले सप्ताह बीएसएफ बाड़ लगाने का काम कर रही थी। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश और बांग्लादेशी नागरिक लगातार इसका विरोध कर रहे थे, जिसे देखते हुए भारतीय नागरिक भी वहां पर इकट्ठा होने लगे। स्थिति ऐसी हो गई कि भारतीय लोगों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम और जय श्री राम के नारे लगाए। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है बॉर्डर का। देखिए, ये वीडियो नहीं है, एक संदेश है और संकेत है बांग्लादेश के लोगों के लिए कि बार बार जो घुसपैठ करते हो, वो घुसपैठ अब केवल सरकार नहीं रोकेगी, बल्कि यहाँ के लोग भी रोकेगी। यहाँ के लोग भी अब समझ चुके हैं कि जैसे तुम लोगों ने बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ किया, अब इधर की तरफ आओगे तो तुम्हारे साथ भी कैसा व्यवहार होगा। ये तो एक बड़ा संकेत है जो हिंदुस्तान के लोगों ने दिया है। अब जो बाड़बंदी चल रही है उससे इनको तकलीफ तो होनी है, क्योंकि अभी तक 2.5-3 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठियों को हिंदुस्तान भेजा जा चुका है। धरपकड़ जारी है अलग अलग स्टेट में। लेकिन दूसरी तरफ जो बांग्लादेश का सिचुएशन है, अभी जो पावर सेंटर बना हुआ है बांग्लादेश में 4-5, और जिसका अब एंट्री हो चुकी है बांग्लादेश की आर्मी में भी। बांग्लादेश की आर्मी में जिस तरह से 3-3 गुट बने हुए हैं, कुछ अवामी लीग के समर्थक हैं, कुछ दूसरे कट्टरपंथी ग्रुप के समर्थक हैं, कुछ चाहते हैं कि नहीं पूरी तरह से इस्लामिक राष्ट्र ही बना दिया जाए बांग्लादेश को। तो इन लोगों के बीच जो टकराव चल रहा है, लग रहा है कुछ समय के अंदर बांग्लादेश गृह युद्ध की आग में झोंक दिए जाएंगे। वहां के लोग निकलेंगे, सेना की स्थिति वही होगी, सेना में गुटबंदी होगी, आपस में लड़ना मरना शुरू हो जाएगा, जो स्थिति बांग्लादेश की है। और इंतजार कुछ समय का है। जो इन लोगों ने पाप किए हैं, हिंदुओं के साथ जो रवैया अपनाई है, सजा तो इन लोगों को मिलनी है, और सजा भारत भी दे रहा, यूरोप से भी आ रहा, और फिर बांग्लादेश के अंदर भी इन लोगों को लड़ना झगड़ना शुरू हो चुका है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।